कल का टॉपिक आपको याद होगा कि कल हम टॉपिक जो कर रहे थे वो था बुक्स एंड इट्स ऑथर, यानी कि कुछ किताबें देख रहे थे और उन किताबों के लेखक पे बात कर रहे थे। तो और उन बुक्स के बारे में मैं आपको एक दो बातें बता भी रहा था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहली किताब देखते हैं। कल भी आपने काफ़ी सारी बुक्स कर ली थी और आज उनसे आगे कर रहे हैं, तो लगभग मुझे लगता है 50-60 बुक्स आपको मिल जाएंगी जो कि पूरे एक साल में प्रकाशित हुई हैं। आपको ध्यान रखना है कि हम उन्हीं बुक्स की बात कर रहे हैं जो पिछले 1-1.5 साल में प्रकाशित हुई हैं। एक आध बुक ऐसी हो सकती है जो 2018 में प्रकाशित हुई है, वो ज़्यादा जरूरी है इसलिए बता दूंगा मैं। बाकी अधिकांश बुक या तो 2020 की हैं और उससे थोड़ी कम 2019 और बहुत ही कम ना के बराबर एक आध बुक कोई 2018 की हो सकती है, वरना सारी बुक्स ज़्यादातर 2020 की ही लेकर आए हैं हम आपके लिए। सबसे पहली बुक है, उसका नाम बड़ा अजीब सा है और उस बुक का नाम है द तांगम्स। द तांगम्स जो बुक है, नाम तो काफ़ी लंबा है लेकिन मैंने शुरू का नाम लिया है ना। स्क्रीन पे आपको पूरा नाम हम लिख के दे देंगे, आप देखिए। द तांगम्स जो बुक है वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिखी है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आपको पता है वो हैं पेमा खांडू। तो पेमा खांडू के द्वारा ये किताब लिखी गई है। दरअसल इस किताब के अंदर जो एक जनजाति है वहाँ पर, उस जनजाति को हम कहते हैं तांगम्स जनजाति है। और तांगम्स जनजाति एक छोटे से गांव में निवास करती है जिसका नाम है कगिंग। तो कगिंग गांव में निवास करने वाली तांगम्स जनजाति के बारे में ये बुक है। और इस बुक के अंदर वो बताते हैं, मतलब मुख्यमंत्री ने लिखी है तो मुख्यमंत्री बताते हैं कि तांगम्स जनजाति एक भाषा बोलती है जिसे तांगम्स भाषा कहते हैं। और ये भाषा बहुत ही सिमट के रह गई है, मतलब बहुत ही कम रह गई है। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये संकटग्रस्त भाषाओं में शामिल है। यूनेस्को ने भी इस भाषा को अपनी संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है। और इस पर काफ़ी ज़्यादा सोचनीय है कि ज़्यादातर लोग अब इस भाषा को भूलते जा रहे हैं। तांगम्स जो लोग हैं वो आसपास के गांवों से संपर्क करने के लिए वहाँ की स्थानीय भाषा और हिंदी भाषा का यूज करने लगे हैं और अपनी भाषा को बहुत ही कम बोलने लगे हैं, क्योंकि वो उसका यूज ही नहीं बचा उनके लिए, क्योंकि उनके आसपास के लोग अब और भाषाएं यूज कर रहे हैं। तो तांगम्स जो है, पूरी जो बुक है वो भाषा और तांगम्स जनजाति के ऊपर लिखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ना, इसलिए आपको याद रखनी है बुक कि ये किसने लिखी है और इस बुक का नाम क्या है। चलिए अगली बुक देखते हैं। अगली बुक है आई डू व्हाट आई डू। ये जो बुक है, ये बुक लिखी है हमारे भूतपूर्व आरबीआई के गवर्नर ने, जिनका नाम है रघुराम राजन। तो रघुराम राजन ने इस किताब में अपने विषय में, आरबीआई के विषय में और देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के विषय में बताया है। तो मतलब बुक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। तो इस बुक को लिखने के लिए रघुराम राजन ने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी पुरानी बातें वो लेकर आए हैं, काफ़ी पीछे से 1950 के बाद से उन्होंने काफ़ी चीज़ें इस पर जोड़ी हैं। उन्होंने पीछे वाली अर्थव्यवस्था और आज की अर्थव्यवस्था में अंतर समझाया है। चलिए आप अगली बुक देखते हैं। अगली बुक भी बड़ी महत्वपूर्ण है और अगली बुक है इंदिरा गांधी ए लाइन इन नेचर। ये बुक लिखी है कांग्रेस के एक नेता ने जिनका नाम है जयराम रमेश। तो इसमें इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने बताया है। चलिए अब अगली बुक देखते हैं। अगली बुक है आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ये बुक लिखी है दलाई लामा ने। दलाई लामा को आप जानते हैं कि वो तिब्बत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तिब्बत को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ दलाई लामा इस बात के लिए भी बहुत जोर दे रहे हैं इस किताब में विशेष तौर से कि हमारा केवल एक ही घर है और ये पृथ्वी। और वो अपील कर रहे हैं पूरे विश्व के लोगों से कि किसी भी तरीके से ये जो क्लाइमेट है इसे बर्बाद मत होने दीजिए। क्लाइमेट चेंज पर आगे आइए और बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का काम कीजिए। तो उन्होंने एक चिंता जाहिर की है बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग पे और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज पर। तो ये महत्वपूर्ण बुक है। आप इसमें शुरू का नाम जरूर याद रखें, आवर ओनली होम, केवल हमारा एक ही घर है ना। ये किताब लिखी किसने? दलाई लामा ने। तो बहुत महत्वपूर्ण बुक है। अगली किताब दोस्तों इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और उस किताब का नाम है रॉ, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशन। मतलब इस किताब के अंदर रॉ के जो कॉवर्ट ऑपरेशन होते हैं, कॉवर्ट ऑपरेशन मतलब जिनके बारे में आम जनता को पता नहीं होता है। बहुत सारे ऑपरेशन पाकिस्तान या और बहुत सारे मध्य एशिया के देशों में चलाए जाते हैं। उन सऊदी अरेबिया या किसी भी देश में हम इस तरह के अभियान चलाते हैं, रॉ के द्वारा ये अभियान चलाए जाते हैं। आप जानते हैं कि रॉ हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए बनाई गई एक एजेंसी है ना। तो रॉ जो किताब है, ये इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है यतीश यादव। तो यतीश यादव ने ये किताब लिखी है रॉ, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशन। और अगली किताब है जिसका नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर।
तो मनोहर पर्रिकर आप जानते हैं पहले रक्षा मंत्री रह चुके हैं, गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उनका निधन भी हो चुका है अब। तो इनके ऊपर ये किताब लिखी है और ये किताब लिखी है सदगुरी पाटिल ने। तो सदगुरी पाटिल के द्वारा ये किताब लिखी गई है। इसमें मनोहर पर्रिकर की लाइफ लिखी गई है कि किस तरीके से वो कितने ईमानदार व्यक्ति थे। और वाकई में कि मनोहर पर्रिकर के कई चित्र भी मीडिया में आए थे जब वो एक स्कूटर से विधानसभा पहुंच गए थे, है ना। तो उनकी लाइफ बड़ी ऑर्डिनरी सी रही है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इस बारे में ये किताब लिखी गई है, मनोहर पर्रिकर के बारे में, अच्छे व्यक्ति थे। एक और बुक है जिसका नाम है मसीही मोदी, ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये जो किताब है ये बताती है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग मसीहा मानते हैं और किस तरीके से उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखते हैं और किस तरीके से मोदी जी ने क्या बोला है अब तक और उन्होंने क्या किया है। और ये किताब लिखी है एक बहुत बड़ी आलोचक रही हैं इस सरकार की, जिनका नाम है तबलीन सिंह। तो तबलीन सिंह ने अपने नज़र से इस पूरी किताब लिखी है या अपने नज़रिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है और उनकी जो बातें हैं उन बातों को बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज किया है, बताया है कि जो उन्होंने कहा है वो कहाँ तक पूरा किया गया है और वो किस तरीके से लोगों की नज़रों में वो किस तरीके से मसीहा बन के आए हैं और वो कितना सही है और कितना गलत, इस बारे में ये किताब बताती है। एक अगली बुक है जिसका नाम है एंड एरा ऑफ डार्कनेस। ये शशि थरूर की किताब है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि शशि थरूर की बुक्स को आप जरूर अलग से याद रखिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बुक है उनकी। और ये किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है वो भी राजनीतिक रूप से लिखी गई है, मतलब आप कह सकते हो कि जो राजनीतिक परिदृश्य है इसके ऊपर लिखी गई ये किताब है। अगली किताब है दोस्तों अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। तो ये जो अनस्टॉपेबल वाली बुक है ये बुक लिखी है एक बहुत बड़ी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आपने सुना भी होगा नाम उनका, मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा ने ये किताब लिखी है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है अपने बैडमिंटन के पूरे कैरियर में और वो किस तरीके से बिना रुके वो लगातार आगे बढ़ती गई और विश्व चैंपियन तक बनी। तो मारिया शारापोवा आप जानते हैं रशियन खिलाड़ी हैं और बहुत ही तेज तर्रार व्यक्तित्व है उनका और इसलिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने जैसा आपसे कहा भी है कि क्रिकेटर हों या कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हों, है ना, जो खिलाड़ी हैं उनकी बुक्स काफ़ी पूछी जाती हैं, पहले भी कई बार आई हुई हैं। तो इसलिए याद रखेंगे अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, ये किताब है मारिया शारापोवा की। अगली किताब देखिए माई लाइफ माई विजन। ये किताब है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने शुरू किया योगा, है ना, योगा से अपने कैरियर और उसके बाद वो इस समय वर्तमान में एक बड़े बिजनेसमैन है। इस किताब में उन्होंने अपने आप खुद लिखा है तो उन्होंने अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, है ना। बाकी आप जानते ही हैं अच्छी तरह कि वो किस तरीके से वो एक योगी के अलावा, योगी का मतलब संत के अलावा, वो ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन हैं और वाकई में उन्होंने बिजनेसमैन के तौर पर उन्होंने वाकई में अपनी धाक स्थापित की है। कई हजार करोड़ का उनका अब बिजनेस है ना। पहले वो जिस चीज़ को मना करते थे अब वही चीज़, जैसे वो जीन्स के बारे में बहुत कहते थे कि बताओ कैसी जीन्स पहन लेते हैं लोग, लेकिन अब उनके स्टोर हैं जिन पे जीन्स मिलती है ना। और भी बहुत सारे उनके बिजनेस है, मतलब हर क्षेत्र में आपको उनके प्रोडक्ट मिलेंगे, हर एक तरह का उत्पाद आपको मिलेगा उनके इस बिजनेस में। तो ये किताब याद रखेंगे आप, माई लाइफ माई मिशन, रामदेव की है। अगली एक किताब है जिसका नाम है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया जो बुक है वो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बुक है, मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल के विषय में बताया है और आगे की रणनीति के बारे में इस पर बात की गई है। तो चेंजिंग इंडिया रिटन बाई मनमोहन सिंह। अगली बुक है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर तो मुझे लगता है आई हुई भी है, एग्जाम में आई भी है ना, किसी अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में 1-2 साल में आई भी है। और ये जो किताब है ये लिखी है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स। छात्रों के लिए लिखी है उन्होंने ये किताब कि छात्र जो है बिना डरे बिना किसी चिंता के एग्जाम की तैयारी करते हैं, कैसे मतलब वो एग्जाम से घबराए ना, मतलब एक तरीके से मोटिवेट करने वाली बुक है। एक और बुक है जिसका नाम है एन अनसुइटेबल बॉय। एन अनसुइटेबल बॉय किताब लिखी है जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा विवादित भी हैं और काफ़ी लोग उनका विरोध कर रहे हैं और वो व्यक्ति हैं करण जौहर। करण जौहर जो कि एक बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं, है ना, उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया है। एक अच्छे डायरेक्टर मानता हूँ मैं, एक अच्छे डायरेक्टर, उन्होंने कई सारी अच्छी फिल्में भी दी हैं। तो ये किताब उन्होंने लिखी है एन अनसुइटेबल बॉय। मतलब ये किताब लिखी गई है कि कैसे एक जो लड़का है वो लड़का किस तरीके से इस पूरे समाज में फिट नहीं बैठ पाता अगर उसके अंदर
मर्दानी चीज़ें ना हों। मर्दानी चीज़ों का मतलब होता है कि उसके अंदर अगर थोड़ी सी लड़कियों वाली चीज़ें आ जाती हैं तो उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो कि एक नेचुरल बात है और इस नेचुरल बात को लोग इसे अननेचुरल बना देते हैं। तो इसके ऊपर ये किताब लिखी गई है, अनसुइटेबल बॉय। अगली बुक है जिसका नाम है हिट रिफ्रेश। हिट रिफ्रेश जो किताब है वो किताब लिखी है सत्य नाडेला ने। सत्य नाडेला आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और उन्होंने इसमें मतलब ये किताब भी एकदम मोटिवेशन को लेकर है। मोटिवेटर के तौर पर उन्होंने किताब लिखी है, बताया है कि किस तरीके से जो नए नए लोग अब बाजार में आ रहे हैं अपना बिजनेस करने के लिए, या जो नए नए एंटरप्रेन्योर हैं वो अपने उद्योग को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर उन्होंने ये किताब लिखी है। और खास तौर से स्पेशली किताब एंटरप्रेन्योर के लिए है, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए। अगली किताब है जिसका नाम है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है असत्य, है ना। तो द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर ये किताब लिखी है शशि थरूर ने। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्योंकि शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री के आलोचक भी हैं, तो उन्होंने इन्हीं के ऊपर लिखी होगी। तो ये नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर, उनकी बातों पर और साथ ही साथ प्रखर आलोचना की गई है इस किताब में शशि थरूर के द्वारा। इस किताब का नाम क्या है? पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। तो ये नरेंद्र मोदी के ऊपर है और शशि थरूर के द्वारा लिखी गई किताब है। अगली किताब है जिसका नाम है मातोश्री। और ये मातोश्री जो बुक है ये किताब लिखी है सुमित्रा महाजन ने। आप जानते हैं सुमित्रा महाजन जो है वो लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं और सांसद भी रह चुकी हैं, बीजेपी की एक कद्दावर नेता हैं। तो सुमित्रा महाजन के द्वारा ये किताब लिखी गई है मातोश्री। अगली बुक देखते हैं। अगली बुक है जिसका नाम है बेवाक बात। और बेवाक बात जो आप किताब देख रहे हैं, बेवाक बात, ये किताब लिखी है विजय गोयल ने। विजय गोयल बीजेपी के नेता हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आपने देखा होगा कई बार न्यूज चैनल में भी कि विजय गोयल वर्तमान में क्या है, विपक्ष में है, तो बीजेपी में। तो आपको ध्यान रखना, बेवाक बात विजय गोयल के द्वारा लिखी गई है। अगली किताब है मिल्कमैन। मिल्कमैन बहुत ही फेमस बुक है, एना वंस के द्वारा लिखी गई है। बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं एना वंस को और मिल्कमैन को। तो मिल्कमैन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बुक है और शायद कोई बुकर प्राइज भी मिला है इस बुक को, इसलिए भी ये याद रखनी है, क्योंकि बुकर प्राइज भी ना कई प्रकार के हैं। जैसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है, बुकर प्राइज अलग है ना। इस तरीके से एक और कोई बुकर प्राइज होता है। तो कोई ना कोई बुकर प्राइज इस किताब को मिला हुआ है मिल्कमैन को, इसलिए किताब बहुत महत्वपूर्ण है, एना वंस के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगली एक किताब है स्टेट टॉक। स्टेट टॉक किताब लिखी है अभिषेक मनु सिंघवी ने। अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो वकालत भी करते हैं। कई सारे, आप देखो कई सारे मुद्दों पे उनका नाम आता है जब वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा लिखी गई है स्टेट टॉक। एक बुक है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, आने की पूरी उम्मीद भी है, क्योंकि ये किताब लिखी है आरबीआई के भूतपूर्व डेप्यूटी गवर्नर ने। आरबीआई में आप जानते हैं एक गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर में से एक डेप्यूटी गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था विरल वी आचार्य। तो विरल वी आचार्य के द्वारा ये किताब लिखी गई है। विरल वी आचार्य ने अपने निजी कारणों का हवाला देकर आरबीआई से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि दरअसल उनके ऊपर सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव था कि वो अपनी कुछ नीतियों में चेंज करें, तो इसलिए भी उन्होंने इस्तीफा दिया और इसी वजह से उन्होंने किताब भी लिखी है। उन्होंने बताया, क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश करना, तो उन्होंने बताया कि कैसे हम इंडिया की जो इकोनॉमी है उसे रीस्टोर करेंगे और रीस्टोर करने के लिए हमें नए रास्ते तलाशने होंगे, नए रास्ते खोजने होंगे। तो इसके ऊपर ही उनकी किताब है। मतलब कुल मिला के पूरी किताब आरबीआई और इकोनॉमी के आसपास घूमती है और वो बताती है ये बुक कि कैसे हम नई नई नीतियां लाकर अपनी इकोनॉमी को रीस्टोर कर सकते हैं। इसके ऊपर ये किताब लिखी गई है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बुक है जिसका नाम है द कोएलिशन ईयर्स। कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन। तो कोएलिशन ईयर्स जो किताब लिखी है वो लिखी है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है द कोएलिशन ईयर्स। ये किताब उस समय की है जब कांग्रेस की सरकार गठबंधन में हुआ करती थी। एक बड़ा गठबंधन बनाया गया था और गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती हैं, गठबंधन में कई सारी परेशानियां भी होती हैं, तो उसी के ऊपर ये किताब लिखी गई है। लेकिन ये भी आप समझ लीजिए गठबंधन की कुछ खासियत भी होती हैं
और सही बात यह है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार की कुछ परेशानियां भी होती हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी ना तो गठबंधन ना ही पूर्ण बहुमत। अगर आपको लगता है पूर्ण बहुमत बहुत अच्छा होता है तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की कोई भी सरकार होगी, चाहे वो इंदिरा गांधी के समय की सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो, वो अपने एजेंडा फिट करती हैं, कोई भी सरकार हो, पुरानी हो चाहे अब हो। तो बिल्कुल ऐसी गठबंधन की सरकारों की समस्याएं होती हैं कि जैसे वो फैसले लेने में कुछ देर लगाती हैं, लेकिन गठबंधन की सरकारें जो होती हैं उनमें प्रतिनिधित्व जो है वो पूरे भारत का होता है और सबकी बात सुनी भी जाती है। ये कुछ फायदे होते हैं। मतलब सरकार जो है कोई ऐसे फैसले नहीं लेती जो कि जनता के खिलाफ हों, है ना, ज़्यादातर, क्योंकि उसे डर भी रहता है कि उसके जो साथी हैं वो साथ छोड़ के ना चले जाएं जो गठबंधन में। दोस्तों अगली किताब है जिसका नाम है ए अरेंज मर्डर। इस किताब का अगर आप कवर पेज देखेंगे तो उसमें मर्डर लिखा हुआ है मैरिज को काटकर, यानी कि मैरिज लिखा था उसे काटकर फिर लिखा हुआ है मर्डर। तो ये किताब दरअसल इसी परिस्थितियों पर चलती है कि कैसे ए अरेंज मैरिज कैसे ए अरेंज मर्डर में बदल जाती है इसके ऊपर। और भारत में तो अरेंज मैरिज पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो वो ये किताब जो है अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ के ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सीख देगी ये बुक। और बहुत अच्छी किताब है, चेतन भगत की किताब है। आप जानते हैं चेतन भगत की किताबें काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती हैं। और जब ये बुक आई थी तो ये बुक अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी हाल फिलहाल में लॉन्च की गई है, अभी शायद मुझे लगता है इस महीने या इससे पिछले महीने। और इस किताब को जब लॉन्च किया गया तो यूट्यूब पे जो इसका वीडियो पड़ा हुआ है आपको लगेगा जैसे कोई वेब सीरीज आने वाली है। तो वेब सीरीज की तरह मतलब एक नए स्टाइल में ये लॉन्च की गई किताब जिसका नाम है ए अरेंज मर्डर। बहुत ही शानदार किताब है, किसकी? चेतन भगत की। दोस्तों ये हमारी कुछ प्रसिद्ध बुक्स थी जो आपको ध्यान रखनी है। ये सारी बुक्स जो है आ सकती हैं, आने की पूरी उम्मीद है, और ये लगभग 50-60 के आसपास होंगी। आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपनी तरफ से कोई बुक हमें सजेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं वही देख रहा हूँ कि कोई बुक अगर रह गई हो तो मैं आपको वो भी बता दूँ। एक बुक और बहुत अच्छी बुक बची है, एक बुक जिसका नाम है कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये तो पक्का बहुत महत्वपूर्ण बुक है, क्योंकि ये किताब लिखी है सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस ने, यानी कि CJI ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जिनका नाम है रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई के द्वारा कोर्ट्स ऑफ इंडिया लिखी गई है, और कोर्ट्स ऑफ इंडिया में भारत के न्यायालयों की समीक्षा की गई है। भारत के न्यायालयों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उनमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या उसमें अच्छाइयां हैं, ये सब बताया गया है। और आप जानते हैं कि रंजन गोगोई वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, जिसके ऊपर काफ़ी विवाद भी हुआ है। और कहा गया है कि रंजन गोगोई साहब ने नवंबर 2019 में अयोध्या मामला की सुनवाई की थी और उस चीज़ का इनाम उन्हें मिला, मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं। तो इसलिए विवादित भी हैं थोड़े से। तो इसलिए जब कोई विवादों में होता है तो उसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो इसलिए रंजन गोगोई की एक किताब जरूर याद रखनी है आपको, जिसका नाम है कोर्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है दोस्तों, एक किताब चेतन भगत की भी है, एक किताब और है चेतन भगत की जो अभी मैंने बताई आपको, एन अरेंज मर्डर किताब जो मैंने आपको बताई। ऐसी एक और बुक है जिसका नाम है द गर्ल इन रूम 105। द गर्ल इन रूम 105 ये भी चेतन भगत की किताब है। और ये किताब भी ये इस किताब में क्या है, इस किताब में है एक IIT ट्यूटर के बारे में। एक IIT ट्यूटर है जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और वहाँ पे जाके देखता है कि उसका मर्डर हो चुका है। तो इसके ऊपर है, मतलब एक तरीके से फिक्शन ही है और मर्डर मिस्ट्री है। तो ये बुक आपको ध्यान रखनी है, ये चेतन भगत की किताब है, ये भी अच्छी बुक है। तो आप इस बुक को याद रखें। मैंने आपसे कहा ना कि कुछ लेखकों की बुक काफ़ी आती है, चेतन भगत हो गए, शशि थरूर हो गए, है ना, या मान लो नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई किताब लिखी हुई है, मनमोहन सिंह के ऊपर कोई किताब लिखी हुई है, ये वाली बुक्स हैं। या कोई गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के CEO के द्वारा कोई किताब लिखी हुई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बॉलीवुड के किसी स्टार ने किताब लिखी है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। किसी क्रिकेटर ने बुक लिखी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लोग इसे देख पाएँ, और सब्सक्राइबर बढ़वाने में हमारी मदद भी करें। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।